कल भी चल रहा था तो हाँ, ये काफी दिन से कोई मसला बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान में ये सोने का मसला है। मैंने दोबारा कनेक्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। इन्वॉल्वमेंट और टीम की मैनेजमेंट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो मैंने सिर्फ ये याद रखने वाली बात है कि जनाब इसमें दो लेवल पे है, एंगेजमेंट पार्टनर की टीम से डिस्कशंस वगैरह, और फिर टीम की आपस में पूरा आप इन्वॉल्व करें। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज अब ये वो आ गई हैं कि शुरू में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, प्लानिंग से भी पहले। उसमें क्या है, द ऑडिटर shall undertake the following activities at the beginning of each audit engagement. Performance procedure required ISA 220. Quality management of an audit of financial statement regarding the continuance of the client relationship and the specific audit engagement. This will involve establishing whether the auditor, ये वही वाली client continuance और engagement continuance, और इसका standard कौन सा है, ISA 220। क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वहां पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है कि दैट द ऑडिटर इज competent टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड हैज द कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज टू डू सो। मतलब वो कैपेबल है, और कैसे पता चलेगा, उसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और टाइम भी है, और रिसोर्सेज भी हैं। कैन कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है, इंडिपेंडेंस की जेपरडाइज नहीं हो रही। अच्छा जी, हैज कंसिडर्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट एंड डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन दैट वुड लीड इट टू कंक्लूड दैट द क्लाइंट लैक्स इंटीग्रिटी। अब अपनी बात तो कर ली, अब ये देखें क्लाइंट के क्या हालात वाकयात है। अगर क्लाइंट ही फ्रॉडिया है तो मुझे काम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है कि ये कभी मुझे सही इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं, या अगर देगा भी तो बेहद रिस्की काम है। मैं कभी भी इस पोजीशन में नहीं होऊंगा कि मैं कोई रिपोर्ट दे सकूं। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट ठीक नहीं है, किसी वजह से ठीक नहीं रही, तो फिर मुझे नहीं लेना चाहिए। अब मसला ये है कि ये क्लाइंट कंटिन्यूस के टाइम पे हो रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं किया, अभी मैं एक्सेप्ट करने का सोच रहा हूँ अभी। अच्छा जी, उसके बाद हैज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। पिछले ऑडिट में कौन से मैटर थे, अभी जो अब क्या डिस्कशन हो रही है, इनका हमारे क्लाइंट कंटिन्यूस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मुझे लग रहा है कि मेरी क्लाइंट से बन नहीं रही, तो मुझे ये क्लाइंट ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये क्लाइंट कंटिन्यूस की बात हो रही है सर, ठीक है। पहली बात है अपनी कैपेबिलिटी देखे। नंबर टू, कैपेबिलिटी है तो अपनी इथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। फिर नंबर थ्री, क्लाइंट के हालात वाकयात देखे। और नंबर फोर पे सिग्निफिकेंट मैटर्स देखे कि जो पिछले ऑडिट में और करंट ऑडिट में, और क्या वो ये इम्पैक्ट तो नहीं ला रहे कि आपको क्लाइंट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। इवेल्युएट कंप्लायंस विद द रेलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब वो इथिकल रिक्वायरमेंट दोबारा आ गई, ऊपर क्या था, कैन कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। वो देखे कि मैं एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। अब वो उसे वैल्यूएट कर ले कि कोई स्पेसिफिक ऐसी रिक्वायरमेंट जैसे सर्कमस्टांसेस तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा कोई मसला बन रहा हो, ठीक है। और आखिर में इस्टेब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को इस्टेब्लिश करे, और वहां से भी देख ले कि क्या मुझे क्लाइंट को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है सारा। ये एक तरह से थ्योरी है, बस उसे एक ऑर्डर में जहन में रखने की कोशिश करनी है, जैसे हम आम जिंदगी में सोचते हैं एक तरतीब से, तो तरतीब बनाने की कोशिश करें। फिर प्लानिंग एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। तो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज का सवाल अलग से आ सकता है, याद रखें। और प्रिलिमिनरी एक्टिविटी का मतलब है अभी मैंने प्लानिंग शुरू नहीं की, अभी मैं सिर्फ ये फैसला कर रहा हूँ कि क्लाइंट कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ, ठीक है। क्लाइंट और एंगेजमेंट कंटिन्यू करूँ। अब यहाँ पे आप 50 पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपने पहले ये जो 6 या 7 पॉइंट्स हैं जो स्टैंडर्ड में लिखे हैं, इन्हें कोट करना है। फिर आपने कहना है कि टू एलेबरेट दीज पॉइंट्स, मेरे पास ये मजीद भी 15 पॉइंट्स हैं तो वो भी लिख दें। लेकिन आपने एग्जामिनर को स्पेसिफिकली बताना है कि ऐसे 300 में क्या लिखा है, और फिर अपनी बात करनी शुरू करनी है, अगर डिटेल भी देना चाहते हैं तो। प्लानिंग एक्टिविटीज, द ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। तो प्लानिंग में सब वही वाली बात, बात ही किससे शुरू कर रहा है, ऑडिट स्ट्रेटेजी से और प्लान से। तो हम दो ही तो चीजें हैं प्लानिंग में। In establishing the overall audit strategy, the auditor shall identify the characteristics of the engagement that define its scope. सबसे पहले करेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट। करेक्टरिस्टिक का मतलब यह है कि उसका नेचर क्या है, वो ऑडिट है, वो रिव्यू है, उसमें क्या काम करना है। तो इसका स्कोप हमने डिफाइन करना है, मेरा स्कोप क्या है। मतलब स्कोप वही बात कि मैंने किस हद तक काम करना है इसमें। अच्छा जी, ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the
कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। अब ये है कि मैंने सर्टन कर लिया है कि मेरा स्ट्रेटजी में कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक मेरी असाइनमेंट है क्या। फिर देखना है कि मुझे इसमें किस किस्म की रिपोर्ट देनी है और इसमें टाइम अवेलेबल मुझे कितना है। ठीक है जी। और मैंने कम्युनिकेशन कैसे देनी है। तो दूसरे नंबर पे मुझे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मकसद क्या है रिपोर्ट करने का। ठीक है। तो मुझे उस हिसाब से टाइम डिफाइन करना है और ये देखना है कि मैंने रिपोर्ट किस किस्म की देनी है। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव बड़ी जेनरिक सी टर्म है कि ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्टिंग का। जनरल पर्पस ऑडिट है या किसी बैंक के लिए स्पेसिफिक ऑडिट करवा, ऑडिट तो नहीं होगा, वो तो फिर उसका नाम ही कुछ और होगा, वो हो रहा है। तो आपने उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव देखना है कि क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। रिपोर्टिंग का मकसद क्या है, मुझे क्यों ये काम करने को कहा जा रहा है, और इस हिसाब से आपने टाइम डिसाइड करनी है, टाइमिंग ऑडिट की फाइनल करनी है, और प्लस आपने उसकी जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो देखनी है। अच्छा जी। उसके बाद कंसिडर द फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। और फिर जो इंपॉर्टेंट मैटर है जहाँ पे आपको डायरेक्शन देनी है, जहाँ पे आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसे अपने आइडेंटिफाई कर लेना है। तो सबसे पहले क्या था, ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें वही स्कोप डायरेक्शन और सॉरी स्कोप टाइमिंग और डायरेक्शन आपने देनी है। और उसमें आपने करना क्या है, आपने करेक्टरिस्टिक वो एंगेजमेंट की करेक्टरिस्टिक देखनी है कि इसका वहाँ से आपको स्कोप पता चलेगा। फिर आपने ऑब्जेक्टिव देखना है, वहाँ से आपको टाइमिंग का कि कितना टाइम लगेगा और आपने रिपोर्ट कैसे देनी है वो पता चलेगा। और फिर आपने देखना है कि कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट मैटर एरियाज हैं जहाँ पे मुझे डायरेक्शन देनी होगी। फिर कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज and when applicable whether knowledge gained on other engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में जैसे मैंने कहा था कि आप पूरे क्लाइंट का पोस्टमार्टम ही करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन प्लानिंग में भी तो यूज होगी। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में और इस तरह के जो दूसरे ऑडिट किए हैं वहाँ से जो भी नॉलेज है उसे फिर आपने इन्वॉल्व करना है अपनी प्लानिंग में, उस नॉलेज को यूज करना है। ठीक है जी। उसके बाद असर्टन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। तो आपको रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे, उनकी नेचर क्या होगी, टाइमिंग कब चाहिए होंगे, किस हद तक चाहिए होंगे, आपने उन्हें प्लान करना है। अब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज किस लेवल पे प्लान प्लान किए जाते हैं, स्ट्रेटेजी लेवल पे। प्लान तो फिर आगे डिटेल होती है, आपको पता होता है मैंने कितने रिसोर्सेज कहाँ पे कैसे लगाने हैं। अब तो वो डिटेल की बात करें कि वहां जब जाऊंगा तो क्या करना है। तो ये रिसोर्सेज वाली बात याद रखनी है। तो फिर आपने अपने देखना है मेरी इन्वॉल्वमेंट कहाँ होगी, और फिर आपने देखना है मैंने रिसोर्सेज कौन से एंगेज करने हैं, कौन से बच्चे को कहाँ भेजने हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ठीक है। इसी पॉइंट में ये 5 पॉइंट्स हैं। फिर कंटेंट्स ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान। इसके कंटेंट्स क्या होंगे, इसके अंदर लिखेंगे क्या क्या। ऊपर उसने बताया है मोटे बुलेट पॉइंट्स कि आपने जहन में क्या रखना है स्ट्रेटेजी बनाते हुए। अब वो बनाते हुए फिर स्ट्रेटेजी के अंदर क्या कुछ लिखना है, वो उसका फॉर्मेट क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। एज सेट आउट above, the overall audit strategy set the scope, timing and direction of the audit and guides the development of the more detailed audit plan। इस फिक्रे को याद कर लें। ठीक है ना। The establishment of the overall audit strategy involves the following: determining the characteristics of the engagement that define its scope। ये वही वाले पॉइंट हैं जो ऊपर हैं, अब उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ पॉइंट वही है, अब उसके अंदर सब पॉइंट दे रहा है। तो अब स्कोप में करेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट और उसका स्कोप जो देखना है, उसमें द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड, any industry specific reporting requirements, the location of the components of the entity, for example there might be overseas branches, the nature of the business। ठीक है जी। nature of the business segment to be audited including the need for a specialized knowledge, the reporting currency to be used including any need for currency translation for the financial information audited, the need for a statutory audit of standalone financial statement in addition to an audit for consolidated consolidation purposes, whether the entity has an internal audit function and if so, whether in which area and to what extent the work of the function of the can be used or internal auditor can be used to provide direct assistance for purposes of the audit। और मैंने जो आपको बताया था कि द वर्क ऑफ द फंक्शन कैन बी यूज्ड और इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। क्या फर्क था दोनों में, याद है? डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होती है?
मिल के हम उसे कहें कि हम आपसे ये करवाना चाह रहे हैं और वो हमारी इंस्ट्रक्शन पे वो काम करे, तो हम डायरेक्ट उसे असिस्ट कर रहे हैं, उससे ले रहे हैं, असिस्टेंस ले रहे हैं, हम उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और जबकि दूसरे पहले में उसका मतलब है वो काम पहले कर चुका है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने किए, लेकिन चूंकि हमारे ऑडिट से भी रेलिवेंट है तो हम उसके काम को इस्तेमाल करने बजाय के दोबारा से काम करें। उसने हमारे लिए नहीं किया था, उसने किया अपने लिए ही था। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ये इंटरनल ऑडिट वाला जो स्टैंडर्ड है उसमें भी ये दोनों अलग अलग डिस्कस हुए हैं। ठीक है। और इसके अलग अलग पैरामीटर हैं इस चीज़ पे। उसके बाद the expected use of audit evidences obtained in previous audit, for example audit evidence related to risk assessment procedure and test of control। तो जो पिछले ऑडिट्स में हमने जो ऑडिट एविडेंस इकट्ठे किए थे, क्या उन्हें हम यूज कर सकते हैं करंट ऑडिट में भी? मतलब वो किए तो पिछले ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, लेकिन क्या करंट ऑडिट में भी एविडेंस यूज हो सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना। और खास तौर पर उसने कहा जी कंप्लायंस प्रोसीजर में, कंप्लायंस टेस्ट में और रिस्क असेसमेंट टेस्ट में खास तौर पर। ठीक है ना। क्योंकि देखें सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर तो आपने हर साल करने ही करने हैं। हर साल नई ट्रांजैक्शन आती हैं ना, पिछले साल अपनी ट्रांजैक्शन थी, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो वही था जो पिछले साल है। और उसी पे दोबारा जीरो से काम करने की क्या ज़रूरत है? जो पहले एविडेंस नहीं है, अगर सिस्टम वैसे ही चल रहा है, वही सब कुछ है, तो उसे इवेल्युएट कर लें। रिस्क असेसमेंट में भी अगर वही रिस्क है जो पिछले साल है, अगर कोई नया रिस्क साल में नहीं आ रहा तो उन्हीं प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एविडेंस है उन्हें यूज़ कर लें कि हमें दोबारा प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत है कि नहीं। बट सब्सटैंटिव का वर्ड उसने यूज़ इसलिए नहीं किया कि सब्सटैंटिव तो बहरहाल आपने हर साल करना ही है, क्योंकि हर साल नई ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। तो कंप्यूटर आपने कहाँ तक यूज़ करना है, ऑडिट सॉफ्टवेयर कहाँ तक यूज़ करना है, वो चीज़ें भी आपने देखनी है। ये सारी किसमें आता है? स्कोप में। करेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट के एंगेजमेंट में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी नेचर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, सादा है, करना क्या है, रिपोर्ट कैसे देनी है, किस हद तक जाना है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड कवरेज ऑफ टाइमिंग ऑफ द ऑडिट वर्क विद एनी रिव्यूज ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द इंफॉर्मेशन obtained ड्यूरिंग सच रिव्यू। ठीक है। अगर आप ऊपर आते हैं तो ऊपर दूसरा पॉइंट क्या था? ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication required। और यहाँ उसने दूसरा पॉइंट क्या दे रहा था? कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड कवरेज ऑफ टाइमिंग, टाइमिंग की बात कर रहा है, of the audit work with any review of interim financial information and the effect on the audit of the information obtained during such review। फिर the availability of client personnel and data, क्लाइंट का पर्सनल और डाटा कहाँ तक हमें अवेलेबल होगा। ठीक हो गया। ये भी आपने देखना है। फिर ascertaining the reporting objective of the engagement, establishing deadlines for completion of the work and key dates for expected communication। जी असल में वो दूसरा पॉइंट है ऊपर। पहला पॉइंट उसने एक डिस्कस किया, उसने सब पॉइंट दिए, फिर उसने दो पॉइंट और ऐड किए हैं, फिर इसने दूसरा पॉइंट ऊपर से उठाया है। ठीक है। इसके बाद द एंटिटीज टाइम टेबल फॉर द रिपोर्टिंग सच एन इंटरिम एंड फाइनल स्टेजेस, ये भी इसी का पार्ट हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का। फिर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट and those charged with governance to discuss the nature, timing and extent of the audit work। फिर मीटिंग आपने करनी है मैनेजमेंट के साथ, उसकी आपने सारा प्लानिंग तैयार करनी है। ठीक है जी। उसके बाद एक मिनट ऊपर देख लेते हैं जी। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट हो गया। द डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, expected type and timing of reports to be issued and other communication both written and oral including the auditor's report, management letters and communication to those charged with governance। तो पिछले में कहा था कि आपने रिपोर्टिंग का सारा प्लान तैयार करना है, कब कब रिपोर्ट होगी, हम सब उनसे डिस्कस करेंगे, रिपोर्टिंग नहीं सॉरी, डिस्कशन विद मैनेजमेंट का, मीटिंग्स का प्लान तैयार करना है। फिर आगे उन मीटिंग में हम डिस्कस क्या करेंगे, और ये डिस्कशन करेंगे कि हमने आपने एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ टाइमिंग, एक्सपेक्टेड टाइप हम किस किस्म की रिपोर्ट देंगे और किस टाइम पे देंगे एटसेट्रा, इन चीज़ों में, और रिटर्न होगी, ओरल होगी, कौन कौन सी कम्युनिकेशन होगी, ये सब हम उनसे डिस्कस करेंगे।
किस का टाइम पे करेंगे और किस किस्म की रिपोर्ट देंगे। अब इसमें एक वर्ड आ गया मैनेजमेंट लेटर्स इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और आगे मैनेजमेंट लेटर्स एंड कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो मैनेजमेंट लेटर क्या होता है, मतलब तीन किस्म की कम्युनिकेशन है, रिपोर्ट हम देंगे उन्हें, मैनेजमेंट लेटर देंगे, और अदर कम्युनिकेशन अगर कोई उन्होंने कहा कि ये भी आप हमें शेयर करेंगे तो हम करेंगे। तो मैनेजमेंट लेटर मैंने आपको बताया भी था, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ। वो तो रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है। तो इसमें लिखा क्या होता है, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट डेफिशिएंसीज नहीं होती कि मैं ऑडिट के दौरान हमारी ये हमें फ्रॉड नजर आया है, वो नहीं होती। वो तो अलग से डिस्कस होती हैं, वो तो आपकी रिपोर्ट पे इम्पेक्ट डालती हैं जाके सीधा। उन्हें तो रिजॉल्व करना होता है। ये होता है मैनेजमेंट लेटर जिसमें बेसिकली इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी, जो कि आप बताते हैं कि आपके कंट्रोल में ये डेफिशिएंसीज है। ठीक है। तो ये अगर उन्हें आपने एग्री किया तो वो आपने देखना है। फिर एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट डिस्कशन विद मैनेजमेंट। फिर हम मैनेजमेंट में पूरे ऑडिट के दौरान जो स्टेटस हम डिस्कस करेंगे वो कब कब करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये भी आपने प्लान कर लेना। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड तीन पॉइंट्स हो गए। नंबर वन, हम कब कब क्या क्या मीटिंग्स करेंगे। नंबर टू, इन मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे, और मतलब कि हम टाइमिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। और नंबर थ्री, ऑडिट के दौरान कब कब हम उनसे मीट करके उन्हें अपना स्टेटस अपडेट करेंगे और उनसे अपडेटेड स्टेटस लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद द एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म। तो टीम के अंदर कब कब मीटिंग करेंगे जिसमें हम आपस में चीज डिस्कस करेंगे, और उनके काम को कब कब रिव्यू किया जाएगा, ये बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद considering important factors which will determine the focus of the audit team's effort such as। अब important factor इसके अलावा छोटे मोटे जो टीम की जो एफर्ट्स हैं उन पे इम्पैक्ट डालेंगे। मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, ये हम डिफाइन करेंगे कि हमारा मेटेरियलिटी लेवल क्या होगा। हाई रिस्क एरियाज ऑफ द ऑडिट, हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन से रिस्की एरियाज हैं, और उसे डिफाइन मतलब हमारा पैरामीटर क्या होगा। impact of assessed risk of material misstatement at the overall financial statement level on direction supervision and review। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे याद करें। impact of assessed risk of material misstatement को जो हमने रिस्क असेस किया है, कहाँ पे हाई है कहाँ पे लो है, उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। हमने मतलब असर्शन लेवल पे नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हमने जो रिस्क असेस किया है कि कहाँ पे कितना ज्यादा रिस्क है, उसमें ऑन डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। हम मतलब उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन को बढ़ाएंगे ना, कि जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ मैं ज़्यादा केयरफुली अपनी टीम के साथ इन टच हो जाऊंगा, सुपरवाइज भी करूंगा। और फिर रिव्यू डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन दूंगा इसमें ये काम मजीद करो। सुपरविजन, जब वो काम कर लेंगे तो मैं उन्हें सुपरवाइज करूंगा, जब वो काम कर रहे होंगे तो साथ साथ मैं उन्हें देखता जा रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। और रिव्यू, जब वो काम कर चुके होंगे तो एक फाइनली मैं उनके साथ बैठ के भी रिव्यू कर लूंगा कि इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो पहले मैं डायरेक्शन दूंगा तुमने क्या करना है, फिर सुपरविजन, जहां उन्हें प्रॉब्लम आएगी तो मैं उन्हें साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। और रिव्यू जब वो काम कर लेंगे तो उसे पूरी तरह रिव्यू करूंगा। तो ये मैंने देखना है कहाँ पे जो हाई रिस्क एरियाज हैं। तो क्या है, सबसे पहले मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड बनाया, उसके बाद रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई किए, और फिर देखे जो हाई रिस्क एरियाज में वहाँ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू का पूरा प्लान तैयार किया कि कहाँ मैं कितना डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू करूंगा। द ऑडिट अप्रोच क्या होगी मेरी, फॉर एग्जांपल वेदर द ऑडिटर इज प्लानिंग टू रिलाई ऑन द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, कंप्लायंस अप्रोच होगी या प्योरली सब्सटैंटिव अप्रोच होगी, ये हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद एम्फेसिस ऑफ मेंटेनिंग क्वेश्चनिंग माइंड एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और ये जोर देंगे उसमें कि हम अपना क्वेश्चनिंग माइंड वाली जो अप्रोच है, ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली अप्रोच है, उसे हम हर सूरत कंटिन्यू करेंगे, उसे लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने इंश्योर करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वेदर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल, फिर कितना वॉल्यूम देखना है, ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम क्या है, हमने कितना 100% करना है, 90% करना है, क्या करना है, मतलब सैम्पलिंग करनी है कि नहीं करनी, 100% करना है। तो और दूसरा, रिलाय इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करना है या नहीं करना। तो ये जो पीछे वाला और ये वाला पॉइंट है, ये मिलते जुलते ही हैं। ठीक है। जो द ऑडिट अप्रोच कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल वेदर द ऑडिट इज प्लानिंग टू रिलाई ऑन द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, और एम्फेसिस ऑफ मेंटेनिंग, ये तो अलग हो गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड
वेदर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। ये वही वाली बात, मतलब यहाँ वही चीज़ ही है, वो रिपीट ही कर रहा है। यहाँ आप कह सकते हैं कि सिर्फ एडिशनल चीज़ एक थी कि आपने ट्रांजैक्शंस कितनी चेक करनी है, सैम्पलिंग करनी है कि नहीं करनी है। अब ये चीज़ें थोड़ी सी ना आपको रिटेन करनी पड़ेंगी। इनके कोई बुलेट पॉइंट बना लो या इसका कोई वर्ड बना लो, इसका और कोई मतलब तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं ना। The above will then allow the auditor to decide on the nature, extent, and timing of resources needed to perform the engagement। अब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा मुझे रिसोर्सेज कितने चाहिए। और ये भी ऊपर पॉइंट मौजूद था ना, मुझे याद आता है, पढ़ता है, ऊपर था, आखिरी पॉइंट था, ठीक है। तो वो कह रहा है जब सब कुछ आप कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे रिसोर्सेज इन सब कामों के लिए कितने चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ द ऑडिट वर्क टू द टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स टू एरिया वेयर देयर में बी हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। और आखिर में क्या करना है, इन सब की बेस पे अपने टीम को चूज कर लेने और टीम को चीज़ें असाइन करना शुरू कर देनी है। खासतौर पे जो रिस्की एरिया है वहाँ अपने एक्सपीरियंस्ड लोगों को डिप्यूट करना है, ठीक है। बहुत है। बस हाँ, इसे आपने याद 3 4 बार पढ़ना है आज, और साथ साथ ही कोशिश करें कि इनके बुलेट पॉइंट बना के रिटेन करते जाएं, फिर आखिर में कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसे साथ ना किया तो बाद में आपको खुद भी याद नहीं रहेगा कि किस अप्रोच से हमने पढ़ा था, तो मसला बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा जगह नहीं है, आपने घबराना नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं पूरे सिलेबस में जहाँ आपको रट्टा कह लें या कुछ चीज़ों को रिटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज ज्यादातर ये ना एक कॉन्सेप्चुअल ही है कि ये हो गया तो क्या करेंगे, अगर अप्रोच बदल, ये चीज़ बदल गई, एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो क्या करेंगे। एक आगे जाके रिपोर्ट में भी थोड़ी सी बोरियत आएगी कि रिपोर्ट की एक सर्टन वर्डिंग आपने बनानी होगी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि फलां पैराग्राफ की वर्डिंग कैसे बनानी है, फलां की कैसे बनानी है। उसके पीछे बहरहाल आपकी वर्किंग ही होगी, लेकिन वर्डिंग आपको बहरहाल स्पेसिफिकली जहन में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल फिर इससे आगे चलते हैं। आज के लिए हम इसे ख़त्म करते हैं और कल फिर मुलाकात होती है। ओके बच्चे, हानिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।